हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग के लिए हम नए ढंग से हर एक वीडियो को अपलोड करते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। अभी आप लोग का चल रहा है क्लास 10th का एक हिस्ट्री विषय का 70 क्वेश्चन, 70 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा है। और हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन बता चुके हैं, पार्ट वाइज पार्ट करके। ये पार्ट छठा है, इसमें बताएंगे 51 से लेकर 60 तक। जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ, जाकर के देख सकते हैं। और मुझे सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो और लेकर के आऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। हम पहले ही बताए थे मेजनी क्या था। मेजनी एक साहित्यकार था, एक महान व्यक्ति था, एक साहित्यकार व्यक्ति था। तो मेजनी क्या करता था, वो दूरदर्शी नेता था, दूर तक सोचने वाला नेता था। तो इटली के एकीकरण में मेजनी क्या योगदान रहा, ये देखना है। तो ज्यूसेप्पे मेजनी इटली के महान राष्ट्रवादी नेता था, राष्ट्रवाद के प्रति सोचने वाला नेता था। उन्होंने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। उन्होंने यंग इटली नामक एक संस्था बनाया, जिसका उद्देश्य बन गया कि यूरोप को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। मेजनी ने युवाओं को एकता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए प्रेरित किया। मेजनी क्या किया, जितने भी इटली के युवा था, यंग इटली नामक संस्था बनाया। और क्या किया, युवाओं लोग को, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस देश का अगर युवा देश के लिए काम करना शुरू कर दे तो देश का विकास संभव है। और मेजनी क्या किया, युवाओं को प्रेरित किया, युवा लोग को मोटिवेशन दिया, स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए प्रेरित किया कि स्वतंत्र हो, लोकतंत्र की स्थापना करो, लोक शासन लाओ, उसके बारे में बताया। उनके विचारों ने इटली के एकीकरण को नींव रखी और गैरीवाली से नेताओं को प्रभावित किया। उनके विचार से ही इटली के एकीकरण होना चालू हुआ और गैरीवाली जैसे नेता, बड़े नेता उभर करके सामने आए और इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो प्यारे बच्चों, मुख्य बिंदु क्या समझना है। सबसे पहले क्या किया मेजनी, यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किया, स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्रचार किया, सभी को बताया, लोगों को एकीकरण की प्रेरणा दिया। गैरीवाली जिसे इसका प्रभाव पड़ा, वैसे वैसे नेता इटली के एकीकरण के लिए सामने आए। ठीक है, समझ में आ रहा। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक युग के पूर्व भूमंडलीकरण के इतिहास का वर्णन करें। आधुनिक युग जब है, उसके पहले का भूमंडलीकरण कैसा था। आधुनिक युग से पहले भी देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क था। मिस्र, भारत, चीन और अरब देशों में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सिल्क रूट, रेशम मार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। कब, आधुनिक युग के पहले, जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, जब फैक्ट्री प्रणाली नहीं आया था। हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में औद्योगिक क्रांति क्या है, फैक्ट्री प्रणाली क्या है। यूरोप के व्यापारी भारत और एशिया में मसाले और वस्त्र खरीदने आते थे। इस तरह से प्राचीन व्यापार ने भूमंडलीकरण की नींव रखी। देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 ईस्वी में भारत आया। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई, विश्व कब होना एक चालू हुआ, 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में। और वास्को डी गामा 1498 में ही क्या हुआ, भारत आया। तो जिस समय वास्को डी गामा भारत आया था, उसी समय यूरोप लोग भारत से मसाले और वस्त्र खरीद कर करके यूरोप जाते थे। तो उस समय व्यापार हो रहा था, उसी समय से व्यापार होने के लिए चालू हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापार और तेजी हो गया। बहुत सारे यान का आविष्कार हुआ, व्यापार मार्ग का आविष्कार हुआ, और एक दूसरे के लोग जानने लगे, लोग जरूरतें बढ़ने लगे, नए नए कंपनियां स्थापना होने लगा, नए नए फैक्ट्री का स्थापना होने लगा। तो इससे क्या हुआ, भूमंडलीकरण ने जन्म लिया। लेकिन उसके पहले भी क्या होता था, लोग वस्तुओं खरीदता था, मिस्र देश का, भारत में, चीन में, ये सब के वस्तुओं खरीदता था। और इसी आदान प्रदान में एक सिल्क मार्ग, मतलब कि सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग था, जो कि एशिया और यूरोप के व्यापार को आपस में जोड़ता था।
कभी क्वेश्चन में आता है रेशम मार्ग क्या है, एग्जाम में घुरा देता है क्वेश्चन, कभी रेशम मार्ग क्या है। तो रेशम मार्ग एक ऐसा रास्ता था, उसी रास्ता के द्वारा एशिया और यूरोप के बीच क्या होता था, व्यापार होता था। उसे क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं। मुख्य बिंदु क्या है, रेशम मार्ग से व्यापार होता था, मसाले वस्त्र और धातुओं का आदान प्रदान होता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था, प्रारंभिक वैश्विक संपर्क की शुरुआत हुई। तो इस क्वेश्चन को बताना है कि आधुनिक युग पूर्व भूमंडलीकरण के इतिहास का क्या स्वरूप था, इसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार के स्वरूप को स्पष्ट करें। विश्व व्यापार का स्वरूप कैसा रहा, पहले समझना विश्व व्यापार क्या है। विश्व व्यापार क्या है, तो विश्व बाजार वह व्यवस्था है जहां विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान होता है। विश्व व्यापार में होता है कि पूरे विश्व की वस्तुएं जहां आदान प्रदान हो, एक दूसरे का व्यापार हो, एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार करे, एक देश का वस्तु दूसरे वस्तु में दूसरे देश के शहरों में मिल जाए, वो क्या होता है, विश्व बाजार होता है। जैसे मुंबई में चीन का भी वस्तु है, अमेरिका का भी वस्तु है, ऑस्ट्रेलिया का वस्तु है, क्योंकि मुंबई में जो लोग निवास करते हैं वो विदेश में भी जाते हैं। अब विदेश वाले लोग मुंबई में भी निवास करते हैं, तो उसकी जरूरतें पूरा करने के लिए विदेश का भी वस्तु रहना चाहिए, भारत का भी वस्तु रहना चाहिए। और भारत लोग दूसरे भी देश में जाते हैं, वहां भी रहते हैं, तो भारत वस्तु वहां भी मिलती है। तो ये होता है विश्व बाजार, वैसा बाजार जहां विश्व के हर एक वस्तु मिले, विश्व के प्रत्येक वस्तु उपलब्ध हो, जरूरत का सामान हर एक देश का वहां मिले, तो क्या होता है, विश्व बाजार। औद्योगिक क्रांति व्यापारिक विस्तार से विश्व बाजार का विस्तार हुआ। जब औद्योगिक क्रांति आया, नए नए मशीनों बना, नए नए फैक्ट्री का स्थापना हुआ, तो क्या हुआ, विश्व व्यापार और भी बढ़ गया, उसका और भी ज्यादा विकास हुआ। नए देश व्यापार केंद्र बने, नए नए जो देश था व्यापार केंद्र बने, और उपनिवेशवाद बढ़ा। विश्व बाजार ने देशों को आपस में आर्थिक रूप से जोड़ा। देखिए, उपनिवेशवाद हम बताए थे, उपनिवेशवाद बताए हैं, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर क्या करेगा, अपना अधिकार जमा लेगा, वो क्या होगा, उपनिवेशवाद होगा। और जब व्यापार होने लगा, विश्व बाजार व्यापार जब होने लगा, तो विश्व बाजार अब क्या हुआ, बढ़ते चला गया, और पूरा देश क्या हुआ, आर्थिक रूप से जुड़ गया, एक दूसरे के संबंध बढ़ते चला गया। मुख्य बिंदु हो गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था, औद्योगिक क्रांति से विकास हुआ, उपनिवेशवाद से विस्तार, और आर्थिक आपसी निर्भरता लोगों के बीच आया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। भारत में मजदूर आंदोलन कैसे हुआ, तो भारत में मजदूर आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। औद्योगिक शहरों में मजदूर खराब परिस्थितियों में काम करते थे, उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए संगठनों की स्थापना हुई। 1918 में अहमदाबाद हड़ताल और 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। 1920 में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी, 1920 में। इसमें मजदूरों को एकता और अधिकारों की भावना मिली, मजदूर लोगों में आपसी एकता आया और अधिकार की भावना भी उसमें जागा। देखिए, मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन, मजदूर आंदोलन क्यों होता है, मजदूर लोग आंदोलन क्यों करते हैं। पहले क्या होता था, अंग्रेज लोग क्या करते थे, पहले क्या होता था, फैक्ट्री लोग में जो काम करते थे उसमें क्या होता था कि लोग काम करता था बहुत ज्यादा, अधिक घंटा, और उसको वेतन मिलता था बहुत कम। किसान लोग, मजदूर लोग में असंतोष की भावना बढ़ी। मजदूर को सोचा कि हम काम करते बहुत देर तक, हमको पैसा बहुत कम मिलता है, तो उन लोग क्या किया, 18वीं शताब्दी के अंत में हड़ताल करने लगा, हड़ताल किया, सरकार का विरोध किया, है ना। 1918 में क्या हुआ, अहमदाबाद में हड़ताल किया मजदूर लोग, और 1920 में क्या हुआ, मजदूरों के संरक्षण के लिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके आधार पर क्या किया, मजदूरों में और एकता आया, और एक ऐसा मंच मिला मजदूरों को, एक संस्था जब स्थापना हुई तो एक मंच मिला जो मजदूरों की बात को सरकार के सामने लाती थी।
वही है। 19वीं सदी के अंत में आरंभ हुआ। अहमदाबाद हड़ताल जो हुआ 1918 में, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई 1920 में, उससे क्या हुआ, मजदूरों में एकता और चेतना का विकास हुआ। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यूरोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। यूरोपीय समाजवादी जो थे उनका विचार कैसा था, इनके वर्णन करना है, इनके बारे में बताना है। यूरोपीय समाजवादियों का मानना था कि समाज में समानता और न्याय होना चाहिए। वे पूंजीवाद के विरोधी थे क्योंकि इससे अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ती थी। उन्होंने मजदूरों का अधिकार, सम्मान, वेतन और सामूहिक स्वामित्व की वकालत की। उनके विचारों ने बाद में साम्यवाद की राह तैयार की। यूरोपियन समाजवादी था। समाजवादी का मतलब होता है समाज के प्रति सोच रखने वाले, समाज के प्रति सोच रखने वाले, समाज के बारे में जानने वाले, मजदूरों को समान अधिकार दिलाने वाले समाजवादी होते, सभी के हित में सोचने वाले समाजवादी होते। यूरोपीय समाजवादी क्या चाहता था कि लोगों में, समाज में समानता हो और न्याय हो। पूंजीवाद का विरोधी थे। पूंजीवाद में क्या होता है, किसी भी संस्था पर, किसी भी कंपनी पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, वो होता है पूंजीवाद। किसी भी संस्था पर, किसी भी कंपनी पे जब किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तो होता है पूंजीवाद। लेकिन क्या हुआ, समाजवादी जो थे, यूरोपियन समाजवादी, वो पूंजीवाद का विरोधी थे, पूंजीवाद को विरोध करते थे। और पूंजीवाद के विरोधी इसलिए करते थे क्योंकि जानते थे अगर जो पूंजीवाद रहेगा तो गरीब और गरीब होते चला जाएगा और अमीर और अमीर हो जाएगा। तो इसलिए क्या किए, वो समाजवाद लाए और मजदूरों के लिए समान वेतन और सभी का स्वामित्व अधिकार के लिए क्या किए, वकालत किया और साम्यवाद का जन्म दिया। जनता का शासन आया, मजदूरों का शासन आया। तो ये थे क्या, यूरोपियन समाजवादी के विचार, जो कि एग्जाम में आएगा तो लिखना है। समानता और न्याय की वकालत किया, पूंजीवाद का विरोध किया, मजदूरों के अधिकारों की मांग किया, साम्यवाद का नींव पड़ी। ठीक है, अब चलते अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश डाले। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद हम बताए होंगे कि राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद एक भावना है, एक विचार है। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक विचार आना जो लोगों में आपसी एकता लाने का काम करती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक भावना है जो सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कोई भी परिवेश में व्यक्ति रह रहा है उसके बीच अगर जो एकता लाए तो राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्र के प्रति सोच की भावना, वही होता है राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण, भारत में राष्ट्रवाद उदय हुआ, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में आया, उसका सामाजिक कारण क्या था? क्यों आया राष्ट्रवाद लोगों के बीच में? देश के प्रति क्यों सोचने लगे लोग? एक क्वेश्चन करा। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई सामाजिक कारण थे। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को एकता और स्वतंत्रता के विचार सिखाए। प्रेस, साहित्य और सुधार आंदोलनों ने समाज में जागरूकता फैलाई। जातिगत भेदभाव और विदेशी शासन के विरुद्ध जनता एकजुट हो गया। अंग्रेजी शासन आया तो लोग वो क्या किए, लोग ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजी शिक्षा को सीखा, उससे उसे ज्ञान भी आया, ज्ञान भी लिया, और वही ज्ञान से भारत के ऐसे साहित्य लोग थे जो अखबारों में, समाचार पत्रों में, अपने साहित्य में ऐसा ऐसा कविता लिख देते थे जिससे भारत वाले लोग का दिल दहल जाता था। सोचते थे कि बाहर से कोई लोग आकर के हम लोग को सता रहा है, हम पे शासन कर रहा है। तो क्या हुआ, लोगों में जागरूकता आया, साहित्य के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सुधार आंदोलन चला और समाज में जागरूकता आया और सामाजिक जो जातिगत भेदभाव था वो सब खत्म हुआ और ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए हमारे देश क्या हुआ, एक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या मुख्य बिंदु, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव देखने को मिला, प्रेस और सुधार आंदोलनों का भूमिका ज्यादा रही, सामाजिक असमानता खिलाफ
आवाज उठाया लोग, राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। गुटेनबर्ग में मुद्रण कला का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग, जोहान गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में जर्मनी में पहला मुद्रण यंत्र प्रिंटिंग प्रेस बनाया। सबसे पहले क्या किया गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में? क्या किया? जर्मनी में पहला क्या किया? मुद्रण यंत्र बनाया। उन्होंने धातु के अक्षरों से छपाई की नई तकनीक विकसित की। धातु के अक्षर से क्या किया? छपाई करने के लिए शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गुटेनबर्ग बाइबल छापी। आता है सबसे पहले कौन सा पुस्तक छपी? तो क्या? बाइबल छपा। सबसे पहले बाइबल छपा, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। इससे किताब सस्ती और सुलभ हुई, जिससे शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ। गुटेनबर्ग क्या किया? मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? 15वीं शताब्दी में क्या किया? जर्मनी में पहला मुद्रण यंत्र बनाया। उससे क्या हुआ? धातु छपाई करने चालू कर दिया। पहला पुस्तक बाइबल छापा। और जब पुस्तकें छपने लगी तो क्या हो गया? काफी सस्ती हो गई, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार भी हो गया, लोगों के पास अच्छा से पढ़ाई होने लगा, है ना। तो क्या मुख्य बिंदु क्या देखना? आविष्कार जो हुआ 15वीं शताब्दी में, धातु अक्षरों से छपाई और तकनीक। पहली किताब गुटेनबर्ग बाइबल छापा, ज्ञान का प्रसार भी बढ़ा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है 58। भूमंडलीकरण का भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण आया, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भूमंडलीकरण का, भूमंडलीकरण से भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण हम बताए हैं, पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था एक होना, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार करना, ये होता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति पर बड़ा प्रभाव लाया। विदेशी कंपनियां भारत निवेश करने लगी, विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी। अगर जब पूरा वीडियो मेरा देखिएगा, एक से क्वेश्चन पूरा देखिएगा, एक नंबर से, एक क्वेश्चन नंबर से हिस्ट्री का समझ में आ जाएगा। नई तकनीक, रोजगार और बाजार का विकास हुआ, विस्तार हुआ, लेकिन छोटे उद्योग पर इसका नकारात्मक प्रभाव। हम बता चुके हैं क्वेश्चन को कि भूमंडलीकरण जब आया तो छोटे छोटे व्यापारिक जो थे, उद्योग जो था, वो कैसे मतलब बंद हुआ। अब मान लो कि कोई पंखा बिन रहा है, हाथ से बना रहा है, और कृत्रिम पंखा आ गया, छत वाला पंखा आ गया, टेबल फैन आ गया, तो लोग कहा है वो पंखा खरीदेगा। तो कंपनियों ने क्या हुआ, उसको पंखा, अब उसके बगल में आ गया बड़ा बड़ा पंखा का दुकान, कूलर, एसी सब आ गया। बेचारा पंखा वाला क्या करेगा? दुकान बंद कर दिया, कम बिक्री होने लगा। तो ये सब हुआ, वो छोटे छोटे उद्योग पर प्रभाव पड़ा। इससे अवसर के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। प्रतिस्पर्धा बढ़ा, लोग चाहता था कि भाई चलिए हमारा उद्योग आगे निकले, उसका कंपनी आगे निकले, ये सब चीज। तो विदेशी निवेश में वृद्धि, तकनीकी विकास और रोजगार, छोटे उद्योग प्रभावित हुआ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गया। आगे क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918। उसका भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसका भारत प्रभाव पड़ा। भारत ने ब्रिटिश सेना को सैनिक और आर्थिक सहयोग दिया। ब्रिटिश बोला था उस समय, अंग्रेज बोला भारत से, अगर तुम लोग मेरा सहयोग करेगा इस युद्ध में तो मैं देश को आजाद कर दूंगा। भारतवासी क्या किए? भारतवासियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के साथ दे करके अंग्रेज के पक्ष में युद्ध किया। अंग्रेज जीता भी, लेकिन भारत को आजाद किया नहीं किया। इसीलिए आंदोलन चला। तो ये हुआ, युद्ध के कारण महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई। अब देखो युद्ध होगा तो पैसा खर्चा होगा, पैसा खर्चा होगा तो किसी भी देश का बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ये सब हुआ। परंतु इससे भारतीयों स्वतंत्रता की भावना जागी। युद्ध के बाद गांधी जी ने जन आंदोलन शुरू किया। अब देखा युद्ध में, देखा कि भाई युद्ध जीत भी गया, हम लोग को देश को आजाद भी नहीं किया, क्या हुआ? स्वतंत्रता की भावना सब में जागा, हमको स्वतंत्र करो। और गांधी जी जहां गए गांधी ला दिए आंधी। तो है, अब गांधी जी क्या किए? जन आंदोलन शुरू करने चालू कर।
तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत प्रभाव पड़ा। भारत का सेना क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर युद्ध किया। ब्रिटिश सरकार बोला तुमको आजाद कर देंगे, आजाद तो किया नहीं। तो आजाद जब किया नहीं तो क्या हुआ, सबका गुस्सा आ गया, अब स्वतंत्रता का लहर दौड़ गया कि हमको भी आजादी चाहिए। अब महात्मा गांधी के साथ क्या किया, आंदोलन में सब लोग कूद पड़े और हर जगह एक ही नारा दौड़ रही थी, पूर्ण स्वराज की मांग, हमको भी स्वतंत्र करो। मुख्य बिंदु क्या है, आर्थिक संकट, महंगाई बढ़ा, स्वतंत्रता की भावना जागी, गांधी जी का नेतृत्व मिला, भारत की राजनीति में बहुत बदलाव देखने को मिला। अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को प्रभावित किया, वर्णन करें। मुद्रण क्रांति जो था आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मुद्रण मतलब क्या होता है, नहीं मुद्रण, मुद्रा नहीं, मुद्रण मतलब होता है किसी भी चीज का छपाई करना, किसी भी चीज पर छपाई करना, लिखना, वही होता है ना, हो गया मुद्रण। तो मुद्रण जब किसी चीज पर लिखाना हुआ तो लिखाई होने लगा तो विश्व को कैसे प्रभावित किया, तो मुद्रण से ज्ञान, विचार और सूचना का प्रसार तेजी से हुआ, लोग शिक्षित होने लगे, समाज में नई सोच आई, अखबारों पत्रिकाओं ने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करवाया, इससे लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, विकास, विज्ञान का विकास हुआ। पहले लोग नहीं जान पा रहे थे हमारे देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मुद्रण छपने के लिए चालू हो गया तो हमारे देशवासी जानने लगे कि इस देश में क्या चल रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, कौन से नियम कानून बन रहे हैं, और पूरा दुनिया का खबर एक दूसरे को मिलने लगा, एक देश दूसरे देश के बारे में जानने लगे, और शिक्षा में भी सहयोग मिला, लोगों के पास नए नए सोच आने लगे, और इस नए सोच से विश्व क्या हो रहा है, बहुत प्रभावित हुआ। तो ज्ञान और शिक्षा का प्रचार बढ़ा, जनता में जागरूकता आई, विज्ञान और विचारों का विकास हुआ, लोकतंत्र की भावना मजबूत हुई। इस प्रकार से हम प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक, और ये जो था पार्ट 6 है ना, पार्ट 6 था। अब लास्ट हम बताएंगे आप लोग को पार्ट 7, और इसमें बताएंगे 61 से लेकर के 70 तक। अगर जो ये 70 क्वेश्चन देख लीजिएगा तो एग्जाम में इससे ज्यादा 70 क्वेश्चन आएगा नहीं, और इस बार सिलेबस बहुत ही अलग ढंग दिया, आप लोग देखिएगा तो सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज किया है, काफी सरल कर दिया, तो सरल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर होगा। तो मेरा सभी वीडियो को देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स लिख लीजिएगा। और अगर जो आप लोग इसका अगर जो पीडीएफ चाहते हैं, इसका नोट्स पूरा चाहते हैं, तो एक टेलीग्राम पर चैनल है, शिक्षा सागर से नाम से ही है ना, शिक्षा सागर के नाम से ही चैनल है, शिक्षा सागर 9.0। इस चैनल पे जाकर के, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप सारा नोट्स को देख सकते हैं, वहां पे अपलोड कर दिया गया है, सारा कुछ आप लोग का पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर देख सकते हैं। और रही बात की चैनल सब्सक्राइब करने के, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग नया नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद।